अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान में सियासत का उलझाव अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त मईशत का है। हालात जो हैं वो यकीनन दिगरदू हैं और ज़ाहिर है कि मामलात जो हैं वो किसी बेहतरी की जानिब जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हुकूमत जो है वो IMF के साथ मुआहिदे के बाद उनकी गैर मामूली शराइत तस्लीम करने के नतीजे में एक अजीब सी मुश्किल में घिरी हुई है, और नतीजा ये है कि वो आवाम को कोई रिलीफ देने से भी कासिर हैं। इस वक्त अफराद ज़र जो है वो डबल डिजिट में है। पाकिस्तान की जो कर्ज़ों की सूरत हाल है वो GDP के मजमूई उसकी जो शरह है वो 90% से ज़्यादा है। हमने एक कानून भी बनाया था और ज़ाहिर है कानून की पासदारी तो लिखी हुई नहीं है कि कहीं करनी है कि वो GDP के 60% से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिर है ये मामला बढ़ चुके हैं। जहाँ तक GDP की ग्रोथ का ताल्लुक़ है, शरह नमू का ताल्लुक़ है, वो भी इस साल 1.5% से कम रहने की अंदाज़े जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। इस सूरत हाल में महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, और ज़ाहिर है कि जो छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतें हैं उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बड़ी सनतों की पैदावार जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो ग्रो कर रही हैं, लेकिन उस तरफ भी आएंगे कि उनकी बढ़ोतरी की वजह जो है वो भी क्या है। इस सारे पस मंज़र में अब ज़ाहिर है कि इस बात की भी नवीद सुनाई जा रही है कि 1400 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएंगे। 140 अरब रुपए के एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए टैक्सेस को जो इस्तिस्ना हासिल था वो वापस ले लिया गया है, और ज़ाहिर है कि उसके असरात जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मुरतब होंगे। IMF का बड़ा बुनियादी तकाज़ा है और वो ये है कि पाकिस्तान को टैक्सों की शरह जो है वो बढ़ानी होगी और जो टैक्सों की वसूली है उसके निज़ाम को मौसर करना होगा, और ज़ाहिर है इसके नतीजे में जो मईशत के ऊपर दबाव आएगा वो नहीं सोचा जा रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठा जाता है तो फिर उस वक़्त मामलात की जो सुध बुध है वो इतनी होनी चाहिए कि अपने मफाद को मद्देनज़र जो है वो रखा जा सके, लेकिन चूँकि ऐसा नहीं हो रहा और उसके नतीजे में हालात जो हैं वो ख़राब होते चले जा रहे हैं। अब ये बात भी कही जा रही है कि अगले 2 बरसों में 5 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो बिजली बढ़ाई जाएगी। गो कि फ़िल वक्त वज़ीर आज़म ने इसको रोक दिया है, लेकिन कब तक? ज़ाहिर है फिर एक ट्रांच का मसला आएगा और फिर हम उस दबाव का शिकार होंगे। ये वो बुनियादी तौर पर सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं डॉक्टर इशफाक। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, पहले तो यहाँ से ये शुरू करें कि ये जो ऑर्डिनेंसेस का सिलसिला है और ये जो 140 अरब रुपए के टैक्स इस्तिस्ना को वापस लिया गया है, इसका क्या मतलब मायनी है, क्या असरात मुरतब होंगे? ज़रा आम फहम ज़ुबान में बताइए हमारे देखने और सुनने वालों को। देखिए, ये सारा IMF के कंडीशन से रिलेटेड ही है, और इतना हार्श प्रोग्राम मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा था जितना ये IMF का प्रोग्राम बनाया गया है और दिया गया हमें। और इस कितना ये हार्श होगा, कितना ये आसान होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारे जो रिलेशन हैं, सियासी रिलेशन बैनुल-अक़वामी सियासत में, वो मेजर शेयर होल्डर के साथ कैसे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हों और हम उनके राइट साइड पे खड़े हों तो ये शराइत ज़रा नरम भी हो जाती है, और अगर हम दूसरे सिमत में खड़े हुए हैं तो बहुत टफ होगी। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट प्रोग्राम एवर गिवन टू पाकिस्तान, और ये सारा का सारा फ्रंट लोडेड है जिसने पाकिस्तान की मईशत को बहुत तबाह कर दिया। और इन तमाम चीज़ों की वजह से ही मैं प्राइम मिनिस्टर को अपने तजुर्बे से उस वक्त बताता रहा कि सर अपने घर को ठीक कर लें, और आप बहुत पॉपुलर हैं। अगर आपने कौम के सामने जाकर खड़े होकर कहा कि हमारे पास रास्ता है कि हम एक आज़ाद कौम की तरह अपनी मईशत को चलाएंगे जो हम चाहते हैं, तो थोड़ी मुश्किलात होगी। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर का कद काट और ज़्यादा बढ़ जाता
और ये आवाम उनके पीछे आती, तो ये जितनी मुश्किलात नहीं, ये तो डॉक्टर साहब ठीक है, ये बात अब हो गई, अब वो सिलसिला दैट इज़ हिस्ट्री। अब इकदाम हो रहे हैं, अब हमें उसको देखना है कि उसके हमारे ऊपर असरात क्या होंगे। जैसे मैंने कहा कि ये जो 140 अरब रुपए के टैक्सेस वापस लिए गए हैं, इसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, इसके ये है कि इसको हम कहते हैं बेस की ब्रॉडनिंग करना। बहुत सारे सेक्टर हैं जो दे सकते हैं लेकिन वो एग्जाम थे, तो वो एग्जामेशन को ख़त्म किया गया। अब वो सेक्टर भी जो है वो टैक्स नेट में आ गए। देखिए, यहाँ तक तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये ठीक है, टैक्स की ब्रॉडनिंग होनी चाहिए। जब तक कि हम टैक्स की ब्रॉडनिंग नहीं करेंगे, हम टैक्स रेट को कम नहीं कर सकते हैं। अभी होता है कि थोड़े लोग दे रहे हैं तो इसलिए रेट उन पर ज़्यादा कर दिया जाता है। जब ज़्यादा लोग आ जाएंगे नेट में तो फिर रेट भी कम हो जाएगा। उस लिहाज से तो ये ठीक है। जहाँ तक टैक्स के एग्जम्पशन का ताल्लुक है वो ठीक है, और एग्जम्पशन जो है, फिर एग्जम्पशन सियासी बुनियाद पे अगर एक आध दो को रखा गया है तो वो सियासी बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। लेकिन यह है कि जहाँ तक कि एग्जम्पशन को हटाया गया, ये ठीक डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि ये जो 1400 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की बात की जा रही है, आप समझते हैं कि इतनी लोगों में सकत है और इतनी मईशत के अंदर सांस है कि इतना बड़ा जो दबाव आने वाला है उसको वो सहार सकें? क्या फ़र्क पड़ जाएगा? पहले जब IMF के पहले प्रोग्राम का पहला साल जो था 2019 और 20 का माली साल जो था, तो हमने क्या टारगेट रखा था? 5,550 बिलियन, यानी कि 45 या 47% ग्रोथ हमने रखा था। तो उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि भाई क्यों मजाक कर रहे हो IMF वालों से, और उस वक्त भी कोई 750 बिलियन के एडिशनल टैक्स मेजर भी लगाए गए थे। तो एट द एंड ऑफ द डे ये हुआ कि जितना पिछले साल इकट्ठा किया था उससे कम इकट्ठा कर गए हम, यानी 3,850 के करीब हम इकट्ठा कर सके 5,550 से। तो अभी आप कह दें कि जी आप 6,000 अरब का टारगेट लगा दें और कहें कि 1,700 बिलियन का आपने एडिशनल टैक्सेस आपने लगाने हैं, लगा देगा FBR पर लगाने में तो कोई हर्ज नहीं है। असल तो चीज़ है कि क्या कलेक्ट हो सकता है इस मईशत से जो 1%। डॉक्टर साहब, बात यह है कि FBR तो लगा देगा। अब हम एक बड़ा गैर मामूली सा टारगेट जो है वो भी फिक्स कर देंगे और फिर उसकी बिना के ऊपर हम सारी चीज़ें जो हैं उनकी मनसूबाबंदी भी फिर करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि टैक्स तो आपने लगा दिया लेकिन उसके नतीजे में जो आगे असरात मुरतब होते हैं, डॉक्टर साहब, उनको भी तो मद्देनज़र रखना है ना। देखिए, क्या होगा कि जिस मईशत में जान नहीं रही है उस पर आप 1,700 क्या 1,500 हज़ार भी अरब का आप टैक्स उसमें लगा दें, उसमें जान नहीं है। जो थोड़ी बहुत जान है वो भी निकाल देंगे आप उसमें से, फिर चला लें मईशत को। भाई, लोगों के डिमांड ख़त्म हो चुके होंगे। जब डिमांड ख़त्म हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा, तो प्रोड्यूसर, अगर मैं किसी चीज़ का प्रोड्यूसर हूँ, मुझे अल्लाह मियाँ की मार है कि मैं अपनी चीज़ों की प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा, जबकि मुझे मालूम है कि लोगों के पास अब सकत नहीं रहा खरीदने के लिए। तो ये बेसिक फ्लॉज है IMF के प्रोग्राम में कि वो एक स्टैंडर्ड सा वो मेन्यू लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि बस टेक इट और लीव इट। और हमारे यहाँ तो हमारी तरफ से कोई आर्गूमेंट करने वाला नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। शुरू में तो कोई आर्गूमेंट ही नहीं, उधर IMF वाशिंगटन था, इधर IMF इस्लामाबाद था, तो ये ऑल द फैमिली अफेयर्स था, वो हो गया। उसके नतायज हम भुगत रहे अभी तक कि इकॉनमी जो है, इन सारी दुनिया में जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी ये बताती है कि जब आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए तो आप टैक्स के बर्डन को कम करते हैं उसको रिवाइव करने के लिए। लेकिन हम यहाँ उल्टा काम कर रहे हैं। ये बताएं तो सही कोई IMF को जाकर। देखिए डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि बात ठीक है कि हम मामलात जो हैं उनको खराबी की तरफ ले जा रहे हैं। ये जो अब टैक्सेस के हवाले से ये जो जब हम बात करते हैं तो हम टारगेट जब फिक्स करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने सूबों को भी देना होता है। सूबे उस चीज़ को मद्देनज़र रख के अपने बजट बनाते हैं कि इतने पैसे वफाक से आएंगे,
वफाक जो है वो भी उसी हिसाब से फिर प्लानिंग कर लेता है कि इतने जो हैं वो डेवलपमेंट बजट में जाएंगे, इतने जो हैं वो रनिंग एक्सपेंडिचर होगा, इतना जो है वो दिफा पे जाएगा, इतना कर्ज़ा होगा। लेकिन जब इस खौफनाक हद तक आपका वो गैप आ जाएगा आमदन में और जो आपने प्रोजेक्शन कर रखी हैं अखराजात के हवाले से, तो वो जो एक खड़मा से मचेगा उसका क्या होगा? देखिए, बजट जब पिछले साल बजट से पहले मैंने इसी पे एक आर्टिकल लिखा था जिसमें यह कहा था कि अगर आप रेवेन्यू को ग्रॉसली जो आपकी प्रोजेक्शन अगर गलत हो रही है तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं। इसके बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस। डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं आपके पास यहीं से शुरू करवाऊंगा। नाज़रीन, डॉक्टर इशफाक से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान डॉक्टर इशफाक, जिनसे हम पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल है उन पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो प्रोजेक्शन की सीरियसनेस की बात हो रही थी, ज़रा वहीं से शुरू कीजिएगा। जी जी, देखिए, जब आप एक टारगेट रख देते हैं, जैसे हम 6000 अरब का टारगेट फर्स्ट कर लें कि अगले साल रख देंगे, और हम बजट में ये भी बता देते हैं कि NFC अवार्ड के तहत सूबों को कितना मिलेगा, हम ये भी बता देते हैं कि पंजाब को कितना मिलेगा, सिंध को कितना मिलेगा, सारे प्रोजेक्शन के बेसिस पे। तो वो जब अपना बजट बना रहे होते हैं तो वो ये देखते हैं कि अच्छा हम कितने रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे और हमें मरकज से हमें क्या बताया गया है इस बजटरी डॉक्यूमेंट, बजट इन ब्रीफ में हमारे लिए क्या रखा गया है कि हमारे साइज ऑफ द पर्स हमारा क्या है। तो वो दोनों को सामने रख के अपना ओन रेवेन्यू जो जनरेट करेंगे सूबाई सतह पे, और जो इनको पर्स मिलेगा, बताया गया है कितना मिलेगा आपको, उसकी बेसिस पे वो अपना बजट बनाते हैं। अब होता है कि सिवाय बलूचिस्तान के बाकी तमाम तीनों सूबों को वो एक्चुअल कलेक्शन के बेस पे मिलता है। तो अगर हमने 6000 का रखा है टारगेट, एक्चुअल कलेक्शन जो है वो बहुत पीछे जा रहा है, तो क्या होगा कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है दो ही काम कर सकती है। या तो यह है कि वो अपने तमाम जो उसने एडिशनल इस तरह के एक्सपेंडिचर रखे थे उसको कट कर दे, यानी उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दे। अब ये 18th अमेंडमेंट जो है वो हमारा हाथ बांध देता है मरकजी हुकूमत का, क्योंकि वो सूबे आज़ाद है, उसको आप नहीं पूछ सकते कि तुम यहाँ क्यों खर्च कर रहे हो। तो इसकी वजह से होता यह है कि हम रेवेन्यू IMF इसलिए खर्च कर रहा है, कलेक्ट ज़्यादा करवाता है कि जब टेबल बनाएगा तो उसमें देखेंगे बजट का खसारा कम हो गया है। एक्चुअल में होता है कि खसारा बढ़ जाता है। जब खसारा बढ़ता है तो बोरिंग बढ़ती है, डेट एक्यूमुलेट होता है, फिर इसका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता है, एंड सो ऑन। हम इसी तरीके से डेट की साइकिल में फंस चुके हैं। ये NFC अवार्ड ने बहुत नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान के फाइनेंसेस को, और ये IMF वाले जो हैं ये टारगेट रखेंगे ज़्यादा तो सूबों को पता चलेगा कि हमें तो ये रेवेन्यू मिलेगा, वो अपने एक्सपेंडिचर प्लान उसी हिसाब से बना लेते हैं और बीच में वो नहीं कट कर सकते अपने एक्सपेंडिचर प्लान को। तो इससे क्या होता है, खसारा बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब हम इस वक्त एक बड़ी अजीब सूरत हाल से दो चार हैं। एक जानिब हम महंगाई और बेरोज़गारी का जो है वो बात कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हम अगर शहरों की सतह के ऊपर देखें और शॉपिंग मॉल्स को देखें तो हमें लोग बड़े वहाँ पे इतने दिखाई देते हैं कि SOPs की भी कोई परवाह नहीं कर रहा। उसकी एक वजह ये भी बयान की जाती है कि तकरीबन $2 अरब से ज़ायद माहाना बाहर से पाकिस्तानी भिजवा रहे हैं, और ये सारा पैसा जो है इन्हीं मार्केटों में और इन्हीं गाड़ियों में और इन्हीं चीज़ों के अंदर जो है सर्फ हो रहा है। और कुछ पाकिस्तानी चूँकि वहाँ से नौकरियों से भी महरूम हुए हैं, वो भी उन्होंने भी अपने असासाजात मुंतकिल किए हैं और यहाँ पर वो सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये महंगाई जो है ये उस हद तक समाजी ढांचे पर असरअंदाज हो रही है जो बात कही जा रही है?
देखिए, महंगाई हमारे यहाँ किस वजह से होती है, इसको ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन सबसे बड़ा एक मसला है, और यही डबल डिजिट पे बहुत ज़माने से चला आ रहा है। फूड इन्फ्लेशन में सबसे जो अहम रोल प्ले करता है वो गंदम और आटे की कीमत। जब गंदम और आटे की कीमत बढ़ती है, तमाम फूड आइटम्स के प्राइसेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि आटा सर्व एज ए बेंचमार्क प्राइस फॉर ऑल अदर फूड आइटम्स। कल ही मेरे दूध वाले ने, जो घर में देता है, उसने दूध 120 से 140 रुपए कर दिया केजी। तो मैंने पूछा कि जस्ट टू एम्पिरिकली टेस्ट, मेरे जहन में है ये ऐसा ही होता है, तो मैंने उससे पूछा कि यार तुमने क्यों बढ़ा दिया? कहता सर देखिए, आटा भी तो महंगा हो गया। मैं यही हमेशा टेलीविजन के प्रोग्राम में बताता रहा हूं कि जब आटे की कीमत बढ़ेगी, गंदम की कीमत बढ़ेगी, आटे की कीमत बढ़ेगी, और तमाम फूड आइटम की कीमत इन सिंपैथी बढ़ जाती है। तो हमारा इन्फ्लेशन सप्लाई साइड से आया। दूसरा इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कहाँ से होता है? गवर्नमेंट जो है वो खुद बिजली की कीमत बढ़ा दे, गैस की कीमत बढ़ा दे, वो सारा पास ऑन हो जाता है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा है। जो प्रोड्यूसर हैं वो उसको पास ऑन कर देते हैं, तो वो महंगाई लेकर आता है। तीसरी चीज क्या है? आलमी मंडी में तेल की कीमतें अगर बढ़ गई हैं तो उसमें हम क्या करेंगे? तो वो जब हम महंगा खरीदेंगे तो हम महंगा बेचेंगे, उसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। अब यही सोचने की चीज है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि यार तुम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो वो इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं है हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट है कि इन्फ्लेशन जहां डिमांड साइड से आ रहा हो, एक्सेसिव डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन हो, तो फिर आप इंटरेस्ट रेट को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां तो आलू, प्याज, टमाटर, दाल, चीनी, गंदम, इसकी कीमत बढ़ रही है। इसको आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर कैसे कम करेंगे? या गवर्नमेंट के हाथ को रोक ले? इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या गवर्नमेंट के हाथ रुक जाएंगे कि वो बिजली और गैस की कीमत ना बढ़ाए? क्या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से ओपेक वाले जो ममालिक हैं, तेल पैदा करने वाले ममालिक, वो तेल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से? तो ये सारा जो है, ये समझने की, ये सोच की जरूरत है। हम टेक्स्ट बुक चीजें अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग वो इस चीज को अप्लाई करते हैं उन्हें यहाँ के ग्राउंड रियलिटी का बिल्कुल पता नहीं होता। अब इसमें डॉक्टर साहब ये फरमाएगा कि जाहिर है इस वक्त इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, बेरोज़गारी की भी यही तकरीबन हालात हैं कि वो बढ़ती चली जा रही है। अब ये जो दोनों तरफ से एक दबाव आ रहा है, और फिर आपकी ग्रोथ रेट जो है वो 1.5% से कम रहने की तवक्को है, और ये बात कही जा रही है कि अगले माली साल के लिए 4% से ज़ायद उसका टारगेट रखा जाएगा। मैचेबल है? देखिए, बात यह है कि ये जो एक चीज़ में देखें, मैंने इन इदारों के साथ बहुत काम किया है, ये सब एक दूसरे को देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने अगर 1.5 कहा है ना, तो IMF भी 1.4, 1.5 ये भी कह देगा। UN वाले जो हैं वो देखेंगे IMF और वो क्या कह रहा है, तो वो भी इसी के इर्द गिर्द उन्हें भी प्रोजेक्शन कर दे रहा है। किसी के पास कोई प्रोजेक्शन की सलाहियत नहीं है। लेट मी रिपीट, इनके पास सलाहियत नहीं है। ये आज से 2 महीने आगे के फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही चल रहा है। मैं आपको बता दूं, जो लोग पाकिस्तान के डेटा से खेलते हैं उनको पता है हमारा इस साल का GDP ग्रोथ 2.5 और 3% के दरमियान में होगा। हो सकता है कि इससे ज्यादा भी सरप्राइज मिल जाए। आज मेरी बात को नोट कर लीजिएगा और फिर डॉक्टर साहब, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, सारों के बरखिलाफ आप ये बात कर रहे हैं कि 2.5 से 3%। इसकी बुनियाद क्या है? 2.5 से 3, हम देखें, बेस इफेक्ट है। बेस इफेक्ट है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले साल का जो माली साल हमारा गुजरा था, जिसमें नेगेटिव 0.4% हमारा वो था, GDP ग्रोथ नेगेटिव 0.4 था। अब वो रिवाइज होगा, जब वो रिवाइज्ड होगा तो आप देखेंगे कि ये नेगेटिव 1% से भी स्लाइड ऊपर चला जाए। तो क्या होगा कि हमारा जो बेस है पिछले साल का वो और नीचे चला गया है। तो जब हम जितने नीचे बेस से मेजर करेंगे, थोड़ा सा भी इंक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ को बढ़ा देगा। दूसरी चीज ये है कि हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिस तरीके से मेजर करते हैं, ये क्वांटम इंडेक्स है, ये वैल्यू एडिशन नहीं है। ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हो जाती हैं
तो इसलिए मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर आप एक चीज़ नोट कर लें, ये जब आएगा अप्रैल और मार्च का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का वो इंडेक्स जब आएगा, उसका डेटा आएगा, जब आप देखेंगे मैसिव ग्रोथ आएगा। मार्च के महीने में शायद को 16-17% आ जाए, अप्रैल के महीने में तो ये 30-40% पे चला जाएगा ग्रोथ। तो क्या होगा कि वो पूरा ओवरऑल अगर हम अप्रैल तक का इकोनॉमिक सर्वे में ऐड करें ना, तो ये हमारा जीडीपी ग्रोथ कोई 5-5.5% पे चला जाएगा इस माली साल में। ये टेक्निकल बातें हैं, आप इसको रहने दें। मेरी बात तो सिर्फ इतनी हद तक आप नाज़रीन के लिए मैं रखना चाहता हूं कि ये इस माली साल में हमारा जीडीपी ग्रोथ 2.5 से 3% भी हो सकता है, एंड देयर कैन बी अ पॉजिटिव सरप्राइज एज वेल। लेकिन क्या ये हकीकत में ये सारी चीज़ें हो रही हैं? नहीं, इसको एक बेस इफेक्ट कहते हैं। हम बहुत लोअर बेस से मेजर करेंगे, और जिस तरीके से हम मेजर करते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उसकी वजह से ये चीज़ें होंगी। जो इसमें नहीं, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है, ज़ाहिर है गाड़ियों की सेल भी जो है वो बड़ी है, कोई 30% से ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इसकी आपको क्या वजह दिखाई दे रही है? देखिए ना, इसलिए कि पिछले साल जो है ये बहुत नेगेटिव में चला गया था। मिसाल के तौर पे कि पिछले साल, अगर हम एग्जांपल दे रहा हूं कि 10,000 गाड़ियां हम महीने के प्रोड्यूस करते थे, लेकिन पिछले साल में ये गिरते गिरते कोई 4-5 हज़ार पे आ गया था। आपने देखा था कि लोग ऐड दे रहे थे, एजेंसीज जो हैं ऐड दे रहे थे कि आप ले लें, और जो है हम आपको पैसा भी जरा किस्तों में आप देंगे आप हमें। इतनी वहां से डेस्परेशन थी, खरीदार नहीं थे गाड़ियों के। तो 4-5 हज़ार पे आ गया था वो। अब वो 4-5 हज़ार से बढ़ के अगर 7-8 हज़ार पे आ रहा है, तो आप इसका रेट ऑफ इंक्रीज दें तो आपको ये 25% 30% ग्रोथ इस पे नजर आएगा। लेकिन ये अभी भी पिछले साल के बराबर नहीं पहुंचा है, लेकिन ये एक नीचे से ऊपर की तरफ उसका सफर रवा दवा है, इसलिए इसका रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि बेस छोटा है। अच्छा डॉक्टर साहब, IMF एक और बात भी कह रहा है कि आपको जो अपना रुपया है उसकी कीमत को भी मुस्तहकम रखना है। इस वक्त जो डॉलर रुपी पैरिटी चल रही है, आप क्या समझते हैं कि ये मार्केट मैकेनिज़्म इसको ठीक कंट्रोल कर रहा है? कोई मार्केट मैकेनिज्म नहीं करता है कंट्रोल। ये सब किताबी बातें हैं, और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये। मैं सिर्फ उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा फर्क पड़ गया जब हमारा एक्सचेंज रेट 168 था और आज 152 पे आ गया है? क्या फर्क पड़ गया? क्या पाकिस्तान का रिजर्व आसमान पे पहुंच गया है? यार ये तो अभी हमने जो बोरो करके रिजर्व को बढ़ाया ना, बॉन्ड फ्लोट किया है, या IMF का ट्रांस 500 या 250 बिलियन 2.5 बिलियन डॉलर के हमने बॉन्ड फ्लोट किए, तो ये 16 बिलियन के करीब, 14-15 बिलियन डॉलर के करीब हमारा रिजर्व हो गया है। ये अभी हुआ है, 1 महीने भी नहीं हुआ है इनको। लेकिन ये 160 से 152 कैसे आ गया? क्यों आ रहा है ये? कौन सी ऐसी चीज हो गई? क्या हमारी इकोनॉमी बूम करने लगी है? क्या हो गया है? या फाइनेंशियल फ्लोज जो है इतने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में आना शुरू हुआ है, रिजर्व तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट रिवर्स डायरेक्शन में चल पड़ा है। ये कुछ नहीं होता है ये, ठीक है ना? ये आपको बाहर से कोई जो उन लोगों को पता नहीं, जो अंदर है उनको मालूम है कि वो क्या करते हैं, और मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूं। तो ये कोई मार्केट मैकेनिज्म नहीं है। ये खुश करने के लिए बताया जाता है, कौन जस्टिफाई करते हैं कि वो हम 68 पे चले गए थे क्योंकि वो डिमांड थी उस वक्त, मार्केट डिमांड यही थी। आज मार्केट डिमांड नहीं है यार। कल उस वक्त भी इंपोर्ट हमारा नेगेटिव ग्रोथ में था, आज भी हमारा इंपोर्ट नेगेटिव ग्रोथ में है। फर्क क्या पड़ा है? क्या हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले में? एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ा है। तो क्या फर्क पड़ गया है हमारा? तो ये सिर्फ एक फर्क यह है कि हमारा करंट अकाउंट अभी तक कम है, ठीक है ना? अभी भी शायद पॉजिटिव में होगा, लेकिन हो सकता है कि 1-1.5% नेगेटिव में चला जाए। तो अगर थ्योरेटिकली अगर आप देखें कि हम इसी करंट अकाउंट की वजह से गए थे IMF में, और जब करंट अकाउंट बेहतर हो गया है, तो इज देयर एनी जस्टिफिकेशन टू रिमेन इन द IMF?
ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर इशफाक जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।